गांधीनगर में हुए रोजगार मेले में प्रधानमंत्री ने किया संबोधन। 5,700 से अधिक चयनित उम्मीदवारों को दी बधाई। उम्मीदवारों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। एक साल में 10 लाख नौकरी देने के सरकार के लक्ष्य में गुजरात का बड़ा योगदान। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अहम बैठक का आज अंतिम दिन। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवादी संगठनों द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के खतरे से निपटने की आवश्यकता पर दिया जोर। हेट स्पीच मामले में अदालत से सजायाफ्ता समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की विदाई गई। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द की। भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को 3 साल की कैद और 6,000 रुपये जुर्माने की सुनाई गई थी सजा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन। राज्य में 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज है खरना। भक्तगण आज शाम को सूर्य उपासना के बाद प्रसाद ग्रहण करके अगले 36 घंटे तक रखेंगे निर्जला उपवास। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बड़ा सियासी ड्रामा। शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ और समय पूर्व चुनाव की मांग को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का इस्लामाबाद मार्च जारी। सेना और सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। और खेल की खबरों में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंची फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को दी थी मात। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में रोजगार मेले को संबोधित किया और 5,700 से अधिक चयनित उम्मीदवारों को बधाई दी। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। एक साल में 10 लाख नौकरी देने के सरकार के लक्ष्य में गुजरात का बड़ा योगदान है। राजधानी नई दिल्ली में आज आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक चल रही है। इस 2 दिवसीय बैठक का पहला चरण कल मुंबई में आयोजित किया गया था। आज बैठक के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य एकत्र हुए और आतंकवाद से बचने वाले लोगों, पीड़ितों और उनके परिवारों की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। बैठक के उद्घाटन सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि यूएनएससी ने पिछले 2 दशकों के दौरान आतंकवाद जैसे खतरे से निपटने के लिए कई अहम उपाय किए हैं। The UN Security Council in the past 2 decades has evolved an important architecture built primarily around the counter-terrorism sanctions regime to combat this menace. This has been very effective in putting those countries on notice that had turned terrorism into a state-funded enterprise. एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवादियों के द्वारा इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रयोग से सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। The technological innovations and breakthroughs of the past 2 decades have been transformative in the way the world functions in every respect. These new emerging technologies, from virtual private networks and encrypted messaging services to blockchain and virtual currencies, offer a very promising future for a wide array of economic and social benefits for humankind. However, there is a flip side, especially where terrorism is concerned. These very technologies
have also thrown up new challenges for governments and regulatory bodies due to their potential vulnerability for misuse by non-state actors, given the very nature of some of these technologies and the nascent regulatory environment. भड़काऊ भाषण देने के मामले में अदालत से सजा मिलने के बाद समाजवादी पार्टी नेता और रामपुर के विधायक आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने न्यायालय का आदेश मिलने के बाद शुक्रवार को आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी। विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सीट रिक्त घोषित किए जाने संबंधी सूचना चुनाव आयोग को भी भेज दी है। अब चुनाव आयोग इस सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा करेगा। गौरतलब है कि अदालत ने गुरुवार को भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को 3 साल की कैद और 6,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन है। इससे पहले राज्य में नामांकन पत्रों की छंटनी की गई। इस दौरान विभिन्न कमियों के कारण 45 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए। भाजपा, कांग्रेस, अन्य राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 561 उम्मीदवारों ने 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं 8 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पासिंग आउट परेड में 186 कैडेट्स को कमीशन दिया गया। इसमें 151 पुरुष और 35 महिलाएं शामिल हैं। परेड में मित्र राष्ट्रों से 8 पुरुष और 28 महिला कैडेट्स ने भी भाग लिया। Officers Training Academy, commanded by बिहार के औरंगाबाद में गैस सिलेंडर फटने से 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आग पर काबू पाने के दौरान पुलिसकर्मी भी झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार छठ पूजा का प्रसाद बनाने के दौरान सिलेंडर में गैस रिसने से हादसा हुआ। दिल्ली में अब ऑटो रिक्शा और टैक्सी से यात्रा करना महंगा हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराए के बढ़ोतरी करने का आदेश जारी किया है। सरकार ने न्यूनतम किराए में 5 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब ऑटो का मीटर 25 की जगह 30 रुपये से शुरू होगा। इसके बाद प्रति 1 किलोमीटर के लिए पहले जहां 9.5 रुपये चुकाने पड़ते थे, वहीं अब 11 रुपये देने होंगे। आदेश के मुताबिक टैक्सी का मीटर जहां पहले 1 किलोमीटर के लिए 25 रुपये से डाउन हुआ करता था, वहीं नई दरें लागू होने के बाद ये 40 रुपये से शुरू होगा। नॉन एसी टैक्सी का किराया 14 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया गया है। ऐसे ही एसी टैक्सी का किराया 16 से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। नाइट चार्ज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने अतिरिक्त सामान का किराया भी बढ़ाकर ऑटो रिक्शे के लिए 250 रुपया, माफ कीजिएगा 2.5 रुपया, और टैक्सी के लिए 5 रुपया कर दिया है। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में आज मेगा PTM आयोजित की गई। दिल्ली में नगर निगम के 1535 स्कूल हैं, जहां काफ़ी संख्या में बच्चों के साथ उनके माता पिता भी स्कूलों में पहुंचे। कैसी रही MCD की ये मेगा PTM और क्या कहना है बच्चों के माता पिता का स्कूल और शिक्षकों के बारे में, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में मेगा PTM का आयोजन किया गया है। इस समय हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के किशन कुंज प्राइमरी स्कूल में। यहाँ की प्रधानाचार्य साधना शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैडम, किस तरह का आज PTM का आयोजन किया गया है? आज हमारे स्कूल में 9 बजे से 11 बजे तक का PTM का आयोजन था, जिसमें पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ स्कूल में आना था
और लगातार बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के पेरेंट्स के साथ विद्यालय में आ रहे थे और उनको टीचर से उनकी प्रोग्रेस के बारे में जानकारी दी गई है। हर बच्चे की जो है टीचर से अलग से इंडिविजुअली जो है इंटरेक्ट करवाया गया ताकि पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में सही जानकारी मिल सके कि वो किस लेवल पर हैं। कुछ अभिभावक भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आप बताइए। अच्छा है, बहुत रिस्पॉन्स अच्छा है, बच्चों को पढ़ाई अच्छी मिल रही है, बुक्स मिलती है इन्हें अच्छी, और खाने पीने का व्यवहार अच्छा है इनका। यहाँ का सब टीचर्स बहुत अच्छी हैं यहाँ की। पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैम भी अच्छी हैं, उनका स्वभाव भी अच्छा है, पढ़ाती भी अच्छा है। बच्चे अगर बिक जा रहे हैं तो मैम बताती है आपके बच्चे पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे रहे, आप उस पर फोकस करो। और वैसे सब कुछ बढ़िया है। जहाँ बच्चे को भेजता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। 4 साल के अंदर मैं जो भी देख रहा हूँ पूरा सही है, पढ़ाई भी बहुत ध्यान से हो रहा है। मेरे पति चौकीदारी काम करते हैं और यहाँ स्कूल में भी मेरी बच्ची का अच्छी तरह से एडमिट हो गया है। सब मैडम सर को सबको बधाई। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हमें काफ़ी खुशी है। जैसे कोरोना टाइम की वजह से बच्चों की पढ़ाई जो थी वो रुकी हुई थी और यहाँ टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा कवर कराया है अभी इस टाइम पे, और पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रही है और हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमें भरोसा है कि आगे चल के वो कुछ अच्छी पोजीशन पे होंगे। आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को? सर टीचर बनाना चाहेंगे हम तो। जब से यहाँ मैंने एडमिशन करवाया तो काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। बच्चे अपने मतलब समझ से हो गए कि हमें जो रोज़ सुबह स्कूल के उठ कर जाना है तो ज़्यादा स्कूल जाना है। आपकी राय क्या है? नहीं, बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छी दी जा रही है स्कूल की। अभिभावक तो काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं अपने बच्चों को इन दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में भेजकर। यहाँ अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के शिक्षक से लेकर स्कूल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई देता है, बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान भी देता है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष क्षय रोग का समय रहते पता लगाने और इलाज किए जाने के लिए 22 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई। मंत्रालय के अनुसार इससे क्षय रोग को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिली। मंत्रालय ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से क्षय रोग पर जारी वैश्विक रिपोर्ट 2022 में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफ़ी बेहतर रही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्षों में भारत में क्षय रोग के मामलों में 18% की गिरावट दर्ज हुई है। ये 11% के वैश्विक औसत से काफ़ी बेहतर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि एडुटेक कंपनियों और विदेशी शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन पीएचडी डिग्री मान्य नहीं है। आयोग ने छात्रों को सलाह दी है कि वो इस तरह की डिग्री के विज्ञापनों के झांसे में ना आए। छात्रों से कहा गया है कि वो कहीं भी पीएचडी में दाखिला लेने से पहले इस बारे में यूजीसी के 2016 के दिशा निर्देशों को भली प्रकार से पढ़ लें। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इंडिगो एयरलाइंस की एक विमान में टेक ऑफ के दौरान इसके इंजन में आग लग गई। विमान के इंजन से चिंगारी निकलने की जानकारी मिलते ही पायलट ने अपनी सूझबूझ से आपात स्थिति को संभाला, जिसके बाद उसकी आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। विमान में सभी यात्री सुरक्षित हैं। फिलहाल यात्रियों को दूसरे विमान में जाने की व्यवस्था कर दी गई है। हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं। कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना है। आज भक्त पूरे दिन उपवास रखेंगे और शाम को सूर्य की पूजा के बाद अपना उपवास तोड़ेंगे। इसके बाद शाम को प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो अगले 36 घंटे तक निर्जला उपवास करते हैं। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस त्योहार में श्रद्धालु पृथ्वी पर जीवन का स्रोत माने जाने वाले सूर्य भगवान की आराधना करते हैं।
तो देश भर में छठ पूजा की धूम जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने छठ पूजा की तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज भलसवा झील का निरीक्षण किया। उपराज्यपाल ने छठ पूजा के लिए की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। इस दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि पहले भलसवा झील बहुत गंदी थी, जब से इसे डीडीए ने लिया है यहां काम शुरू कर इसे 10 दिन के अंदर साफ किया गया। पहले आपने भलसवा झील को देखा था, वो कितनी गंदी थी। जब से इसे डीडीए ने लिया है यहाँ पर काम शुरू किया गया है और 10 दिन के अंदर इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है। मैं यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आने वाले हैं सबसे पहले उनको नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस बार उनको एक स्वच्छ जगह पर अपनी पूजा याचना करने का मौका मिलेगा। मैं आने वाले समय में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस झील को और बेहतर किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 302 के आसपास दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 392 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में अगले 6 दिनों के दौरान हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रहेगी। वहीं इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में प्रदूषण स्तर 357 दर्ज किया गया, जो इस सीजन में प्रदूषण का सबसे खराब स्तर है। केंद्र सरकार ने भारत से चीनी के निर्यात पर लागू प्रतिबंध को 1 साल और बढ़ा दिया है। इसे बढ़ाकर अक्टूबर 2023 तक कर दिया गया है। सरकार ने प्रतिबंध बढ़ाए जाने के संबंध में एक आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि भारत में शुगर सीजन 2022-2023 में 2.75 करोड़ टन चीनी की खपत का अनुमान है। पाकिस्तान में सियासी ड्रामा लगातार जारी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च शुरू कर दिया है। इमरान ने इसे हकीकी आज़ादी मार्च नाम दिया है। इमरान खान ने समर्थकों से कहा कि देश में चुनावों की मांग को लेकर ये मार्च निकाला जा रहा है। इमरान खान ने मार्च के दौरान सेना और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की। इमरान ने कहा कि भारत मर्जी से रूस से तेल खरीदता है, लेकिन पाकिस्तानी गुलाम हैं। ये अपने देश के लोगों की भलाई के फैसले नहीं ले पाते हैं। इमरान ने सेना प्रमुख बाजवा को मीर जाफर और गद्दार बताकर संबोधित किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार ने चेतावनी दी है कि लॉन्ग मार्च के दौरान अगर कानून तोड़ा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पॉल पेलोसी पर शुक्रवार तड़के सैन फ्रांसिस्को में उनके घर पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर ने घर में मौजूद पॉल पेलोसी पर हथौड़े से हमला किया। डेमोक्रेटिक स्पीकर के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि 82 वर्षीय पॉल पेलोसी के पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है। नैन्सी पेलोसी के प्रवक्ता ने कहा कि हमलावर हिरासत में है और इस हमले के मकसद की जांच की जा रही है। हमले के समय स्पीकर नैन्सी पेलोसी वॉशिंगटन में थीं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की इथियोपिया पर हालिया रिपोर्ट में नरसंहार की संभावना का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में मानवता के खिलाफ अपराधों, युद्ध अपराधों, यौन हिंसा और नागरिक आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन हमलों के सबूतों का भी विवरण है। इस साल सितंबर में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि इथियोपिया में फिर से संघर्ष शुरू होने के बाद नवंबर 2020 से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों और मानवीय कानून का हनन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त स्टीवन रैटनर ने अपनी रिपोर्ट में भूखमरी और अत्याचारों का जिक्र करते हुए इथियोपिया, इरिट्रिया की सरकारें और टाइग्रेयन अधिकारियों को इन हालातों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मध्य यूरोपीय देश चेक गणराज्य के प्राग में हजारों लोगों ने सरकार को हटाने और मध्यावधि चुनाव की मांग के चलते केंद्र की दक्षिणपंथी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सर्दियों से पहले गैस आपूर्ति पर रूस के साथ बातचीत की भी मांग की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री पेट्र फियाला की चेक सरकार ने रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं और यूक्रेन के साथ अपने युद्ध पर कड़ा रुख अपनाया है। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में कई दिनों से लगातार भारी बारिश जारी है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश के कारण अब तक 12 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर।
sirbpaisabazar.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ paisabazar.com पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने जापान के ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को 23-21, 21-18 से मात दी। भारतीय निशानेबाजों ने मिस्र के काहिरा में ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022 में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 34 पदक हासिल किए, जिसमें 12 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य जीते। टीम की शानदार उपलब्धि पर NRAI के महासचिव ने हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला से खास बातचीत की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इजिप्ट कायरो में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। बहुत ही सक्सेसफुली रहा भारत के लिहाज से इवेंट। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं NRAI के जनरल सेक्रेटरी सुल्तान सिंह। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरी सक्सेस को? एक अच्छा माइलस्टोन अचीव हुआ जी। इस चैंपियनशिप के अंदर ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैंपियनशिप थी, जिसके अंदर हमारा शूटर्स को एक एक्सपोजर एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल, बिकॉज आफ्टर कोविड काफ़ी अंतर आ चुका था। बच्चों को एक ऐसा एक्सपोजर मीट आउट करने के लिए, और सबसे बड़ी बात थी कि ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी ये ओलंपिक कोटा चैंपियनशिप है। इसके अंदर कोटाज हम लोग अर्न करते हैं। चलिए, बहरहाल तो हमने 2 कोटाज वी वर सक्सेसफुल बाय पाटिल, रुद्राक्ष पाटिल एंड कोसाले, and there were a few quota places which we missed by a whisker. So our बाकी 34 मेडल हैं, जिसके अंदर 12 गोल्ड मेडल हमारे शूटर्स ने हासिल किए हैं। बट यस, क्रिटिकली अगर हम अपने आप को एनालाइज करें तो हमें देखना है कि गैप काफ़ी है हमारा और जो फर्स्ट आया है चाइना में। एंड सो क्रिटिकली वी विल सिट डाउन, माइन्यूटली उसको सारा को ऑब्जर्व करेंगे अपने, और जो जहाँ जहाँ कमी पेशी है उसको हम पूरा करेंगे। NRAI ने कहा एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो रही है, जूनियर्स का एक अच्छा हमने जत्था देखा जिन्होंने एक अच्छा डिमोलिशिंग परफॉर्मेंस वहाँ पर किया। कि जूनियर्स जो एक नई पीढ़ी और जो एक नया क्रॉप हमारे लिए तैयार हो रहा है, दे वर द लार्जेस्ट गैदरर्स फॉर द मेडल्स। सो एंड दूसरी चीज है कि कितना ये हम जो शूटिंग एज ए स्पोर्ट है वो कितना बढ़ चुका है इस वक्त। और जैसे हमने देखा नेशनल गेम्स में भी हमारे शूटर्स ने अच्छा कम्पीट किया, जिसमें ये रुद्रांश पाटिल गोल्ड मेडलिस्ट निकल करके आए थे। एंड अगेन ही सरप्राइज ऑन दिस पोडियम वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने फिर वहां गोल्ड जीता और कोटा हासिल किया। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और उनका जो सपोर्ट सेटअप है वो पूरा हर एक लिहाज से उसका पूरा का पूरा हम देखना चाहते हैं। ट्रेनिंग इज वन पार्ट ऑफ इट, sports science, his mental well-being, his physical well-being has to be also looked into. तो हमने वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट्स इसके लिए हमने एंगेज करे हुए हैं। दे आर वेरी, वो बड़ा माइन्यूटली हर एक शूटर को मॉनिटर कर रहे हैं। सुल्तान सिंह जो बता रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट है कोटा हासिल करना भी एक बड़ा पोडियम होता है, और उसके बाद वहां पर सक्सेस को हासिल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और कोशिश रहेगी कि इस बार के पेरिस ओलंपिक में भी ये शूटर शानदार प्रदर्शन कर सके। कैमरा संजीव के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। माईगॉव और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने युवाओं को आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर आज़ादी क्वेस्ट हीरोज ऑफ भारत मोबाइल गेम से जुड़ने की अनूठी पहल की है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को स्मरण कराने के लिए इस अनोखी पहल में पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब दें और हर हफ्ते 5 भाग्यशाली विजेताओं में से एक इनाम आप जीतें। आपका नाम शुक्रवार को DD न्यूज़ और DD इंडिया पर घोषित किया जाएगा। आजादी क्वेस्ट गेम्स गेमिंग
का एक ऐसा सफर जिसमें ज्ञान भी है और रोमांच भी। क्या आपने अब तक आजादी क्वेस्ट गेम्स का आनंद लिया? आए आजादी के इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाएं और आजादी क्वेस्ट सर्च करें। यहाँ आपको 2 गेम्स दिखेंगे, मैच 3 पजल और हीरोज ऑफ भारत। दोनों गेम्स को इंस्टॉल कीजिए और निकल जाइए गेमिंग दुनिया की एक अनोखी यात्रा पर। इन दोनों गेम्स से ज्ञान बढ़ेगा और विजेताओं को ढेर सारे इनाम जीतने का मौका मिलेगा। विजेताओं को डीडी न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर ऑन एयर होने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। तो देर किस बात की, आजादी क्वेस्ट गेम्स खेलकर मनाएं आजादी का अमृत महोत्सव और अपने मित्रों व परिजनों को भी आजादी के इस सफर पर साथ लेकर कई सारे इनाम जीतें। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट लाया आजादी का इतिहास। डाउनलोड कर रे आजादी क्वेस्ट, खेलो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। तो आज़ादी क्वेस्ट क्विज के इस सप्ताह के विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। तेलंगाना से यारमाला अनुषा रानी, पश्चिम बंगाल से अरित्रा डे, महाराष्ट्र से अभिनव देसाई, उत्तर प्रदेश से रुचि गुप्ता, आंध्र प्रदेश से शेख अफसरुन्निसा। सभी विजेताओं को हमारी ओर से ढेरों बधाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।